सभी का फिर से स्वागत करता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शानदार मज़ेदार दुनिया में। आज परिच्छेद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में हम सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, वो है विश्लेषण की। आप अभी तक समझ चुके हैं कि परिच्छेद है क्या, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि परिच्छेद में आपको परिच्छेद पढ़ने के बाद आपको क्या ढूंढना है बेसिकली, तो वो है टॉपिक और लेखक के विचार, मतलब सेंट्रल आइडिया। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि परिच्छेद पढ़ने का तरीका क्या है, विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए उसके उपयोग को समझते हुए पढ़ना और परिच्छेद को घटकों में बांटते हुए पढ़ना। अब ये सब तो कर लेंगे, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया तक पहुंचने के लिए हमें ठीक ठीक विश्लेषण करना होगा। अगर हम सही से विश्लेषण नहीं कर पाए तो हम सेंट्रल आइडिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि विश्लेषण करने का तरीका क्या होना चाहिए। और यह जो आज का लेक्चर है, ये सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं है, सिर्फ परिच्छेद के लिए नहीं है। विश्लेषण सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं करना होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां भी आपको सिचुएशन का विश्लेषण करना होता है। आप अपने रिश्तों में, अपने घर में भी अलग अलग सिचुएशन का विश्लेषण करते हैं। और दैनिक जीवन में चाहे आप कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हर एक परिस्थिति का विश्लेषण करना होता है। तो इसलिए विश्लेषण करने का जो सही तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो आप ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और अगर ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर पाए तो ठीक ठीक निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह विश्लेषण जो आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं है, वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए भी है। तो देखते हैं कि विश्लेषण का आधार क्या होता है। एक तो होता है सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण करना। मैं कह सकता हूं कि दुनिया में 99.99% लोग इसी आधार पर विश्लेषण करते हैं, सूचनाओं के आधार पर। मैं रहूं, आप रहें, हमारी आदत होती है कि सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण करना। अब सूचनाएं क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है? वही जो बचपन से आज तक हम सीखते आए हैं, चाहे वो हमारा ट्रेडिशन हो, कस्टम हो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की बातें हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ आपने देख के सीख ली, जान ली, ये सारे इंफॉर्मेशन है। जब हम इन इंफॉर्मेशन के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण करना। इसी को हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, या तार्किक विश्लेषण करना भी कहते हैं। तार्किक विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि किसी बात का जब विश्लेषण करते हो ना, तो विश्लेषण करने के लिए आप तथ्यों का इस्तेमाल करते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? तार्किक विश्लेषण करते कहते हैं। तो एक तो है सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण करना। इसे एक और नाम दिया जा सकता है, वो क्या है? बुद्धि के आधार पर विश्लेषण करना। बुद्धि के आधार पर। बुद्धि क्या है? सूचनाओं का संग्रह। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब कोई बदमाशी करता है, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा जो हमारी नज़र में बदमाशी है, तो हम उस पर गुस्सा नहीं करते, उसे डांटते नहीं, उसे सजा नहीं देते। हम क्या कहते हैं कि अरे अभी तो उसे बुद्धि ही नहीं है। तो बताओ कि बुद्धि के नाम पे हम उन्हें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन ही तो देते हैं। उन्हें नैतिक बातें बताते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं कि बेटा देखो, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। फिर धीरे धीरे हम उन्हें धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म के जो टेक्स्ट हैं उसे पढ़ने के लिए कहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है एक बच्चा बड़ा होकर के, तो वो क्या सीख रहा है? इन्फॉर्मेशन। समाज में जब वो चलता है तो अलग अलग चीज़ों को देखता है, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ग्रहण करते जाता है। तो इससे जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता जाता है, हम जानते हैं कि उसकी बुद्धि उतनी बढ़ती जा रही है। हम इसको क्या कहेंगे? बुद्धि के आधार पर विश्लेषण, या फिर सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण। लेकिन एक दूसरा विश्लेषण भी होता है, वो क्या होता है? भाषा के आधार पर विश्लेषण, या फिर कहें तो बुद्धि के बिना विश्लेषण, या फिर सूचनाओं के बिना विश्लेषण। बुद्धि के बिना समझना, समझना है लेकिन कैसे? बुद्धि के बिना, सूचनाओं के बिना। किस आधार पे? भाषा के आधार। तो दोस्तों, भाषा जो होती है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा से मनोविज्ञान का भी पता चलता है, सोच का, विचार का पता चलता है, भावनाओं का पता चलता है, संस्कृति का पता चलता है, और व्यवहार का भी पता चलता है भाषा से। तो लेखक, जो परिच्छेद का लेखक है, लेखक ने एक भाषा का इस्तेमाल किया है, जो भाषा आपको पता है।
तो लेखक की भाषा और आपकी भाषा एक ही है। ऐसे में अगर हम भाषा को आधार बना ले विश्लेषण का, तो लेखक ने जो भी बात कही है, जो भी उसके विचार हैं, उसने भाषा के माध्यम से ही तो प्रस्तुत किया है ना। तो हम भाषा की अगर सूक्ष्म बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम ठीक ठीक विश्लेषण कर पाएंगे बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए। जब हम सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह होता है, क्योंकि सूचनाएं किसी ना किसी विषय से कनेक्टेड होंगी और उस विषय के बारे में जो भी हम जानेंगे उस पर एक धारणा होगी। सूचनाओं का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप धारणाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हो सकता है कि लेखक की धारणा कुछ अलग हो और सूचना के आधार पे आप कुछ अलग ही धारणा पे पहुंच गए हैं। तो हम जो परिच्छेद का विश्लेषण करेंगे वो सूचनाओं के आधार पर नहीं करेंगे, वो भाषा के आधार पर करेंगे। ठीक है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लेकर के, आपने अलग अलग शिक्षक के द्वारा सुना भी होगा कि जो जिस सब्जेक्ट में आप बेहतर हो ना, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप परिच्छेद को पढ़ो, उसको सॉल्व करो। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस सब्जेक्ट की ठीक ठाक आपको जानकारी है और इसी वजह से आप परिच्छेद को भी ठीक से समझ पाए। नहीं, ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। हमें सूचना के आधार पर नहीं करना है। इस बात को मैं क्लियरली आपको तभी समझा पाऊंगा जब उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। तो हम इस बात को ना उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण, और भाषा के आधार पर विश्लेषण हमें करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इसका क्या फायदा है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और यही मूल बात है परिच्छेद के लिए, यही रीढ़ है परिच्छेद की। अगर हम इसे समझ गए तो परिच्छेद समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं ये है क्या। और दूसरा प्रश्न एक और उठता है कि क्या सूचनाओं का, या जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तमाम तरह के विषय आपने पढ़े हैं, क्या उसके नॉलेज का कोई उपयोग नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में? है, बहुत उपयोग है, लेकिन विश्लेषण में नहीं है। जो विचार का पता चलेगा वो विश्लेषण से पता चलेगा। ठीक है। तो विश्लेषण करने के लिए हम सूचना को आधार नहीं बनाएंगे, विश्लेषण करने के लिए हम भाषा को आधार बनाएंगे, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसका भी इस्तेमाल होगा। तो दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है, लेकिन विश्लेषण तो हम बुद्धि के बिना ही करेंगे। जितना भी आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उन सब को साइड रख दो, दिमाग पूरा खाली होना चाहिए, तब सही विश्लेषण होगा। और उसको हम समझते हैं एक परिच्छेद के माध्यम से। तो चलो परिच्छेद पहले पढ़ते हैं ठीक से। भारत सबसे तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से है। फिर भी फिर भी इसको सर्कल कर रहा हूं, बाद में पता चलेगा क्यों। फिर भी यह विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। क्या कहा गया है? एक तरफ तो कहा गया है कि भारत जो है बहुत तीव्र गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है, ये एक बात है। और दूसरी बात क्या है? भारत सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। अब देखो, ये जो फिर भी है ना, अब ध्यान रखो, जहां भी फिर भी आए, किंतु परंतु इस तरह के शब्द आए ना, तो उसके बाद ही मुख्य विचार होता है। और हम आप सभी ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर यह बोला जाए कि मैं तो राजीव चौक जाने वाला था, लेकिन मैं करोल बाग चला गया। एक ही सेंटेंस में है, और सेंटेंस में क्या है? मैं राजीव चौक जाने वाला था लेकिन करोल बाग चला गया। अब विचार यहाँ पे क्या है? आप सामने वाले को क्या बताना चाह रहे हो इस सेंटेंस के माध्यम से कि भाई मैं करोल बाग चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो किंतु परंतु या लेकिन के बाद जो आया ना, वही मुख्य विचार था कहने वाले या बोलने वाले के लिए, या जो अभिव्यक्ति कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ देखो लेखक क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत एक तरफ तो विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था है, तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था है, फिर भी इसके बाद लेखक का मुख्य मुद्दा है, लेखक का मुख्य विचार है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये सभी विश्लेषण का हिस्सा है। हम भाषा के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं, कोई नॉलेज यहाँ नहीं लगा। हम भाषा से समझ गए कि लेखक का मुख्य विचार ये है। ठीक है। क्या है? फिर भी के बाद है। लेखक क्या मुद्दा उठा रहा है कि भारत विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है लेखक।
ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कुपोषण अपवाद नहीं अपितु सामान्य है। भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कुपोषण अपवाद के रूप में नहीं है, वो सामान्य है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ज्यादातर लोग वहां पे कुपोषित ही हैं। और सारे देश में हर वर्ष अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पूर्व मरने वाले 1.3 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। ये कुपोषण की गंभीरता को ही बता रहा है। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं स्थायी रूप से उस क्षति से ग्रसित रहते हैं जो उनके शरीर और मन में उपयुक्त खाद्यों एवं पोषकों के पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से हो चुकी होती है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कुपोषण की गंभीरता को बता रहा है। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 मिलियन बच्चे अविकसित हैं। इससे उनको विद्यालय में सीखने और वयस्क होने पर जीविका कमाने में कठिनाई होती है। उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता उनके स्वास्थ्य समकक्षों से लगभग 1/4 कम होती है। तो लेखक ने क्या बताया आगे कि कुपोषण के क्या दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन में क्या है कि कुपोषण के क्या दुष्परिणाम हैं। जो कुपोषित बच्चे हैं वो अपने ही एज ग्रुप के सामान्य बच्चे से किस रूप में कमजोर रह जाते, तो यही बात की गई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ इतनी सी बात है कि भारत में कुपोषण की समस्या है और कुपोषण की समस्या के कारण नुकसान भी है। बस इतनी सी बात कही। अगर इस पूरे परिच्छेद में ध्यान देंगे हम फिर से गहराई से, तो ध्यान दो कि परिच्छेद में सिर्फ एक समस्या की बात की गई है, कुपोषण की समस्या की। उसका कोई भी समाधान नहीं दिया गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है कि जब आपके पास कोई समस्या हो और उसका कोई स्पष्ट समाधान ना हो, समस्या हो कोई स्पष्ट समाधान ना हो, तो ऐसे में हमारा जो माइंड है ओपन माइंड थिंकिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन माइंड थिंकिंग। इस स्थिति में हम क्या करते हैं ना कि जितने भी संभावित समाधान होते हैं उस समस्या के, उन सभी संभावित समाधानों का हम उसका वेलकम करते हैं, उसको आजमाते हैं। ठीक है, ये हमारा मनोभाव बन जाता है। दूसरे के राय हम लेते हैं, उसके विचार लेते हैं, तो एक तरह से ओपन माइंड थिंकिंग हो जाता है। जितने भी समाधान हो सकते हैं हम उन सभी का वेलकम करते हैं। तो ये है एक मनोविज्ञान कि जब आपके पास आपकी भी समस्याएं होंगी, तो आपके पास भी ऐसी कई समस्याएं हो सकती हैं कि जिसका कोई समाधान ही ना हो आपके पास। तो ऐसे में आप सभी संभावित समाधानों का स्वागत करते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, ये समाधान नहीं नहीं सुनना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कभी नहीं करते। जब आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के बारे में आप इंटरनेट पे जाते हैं, तो कोई एक वेबसाइट देख करके चुप नहीं हो जाते। आप मल्टीपल वेबसाइट देखते हैं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, ताकि आपको समाधान मिले। ठीक है, तो जब हमें समाधान की तलाश होती है, समाधान हमारे पास होता नहीं और समाधान की तलाश होती है, तो ऐसे में हम सभी संभावित समाधानों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर भी एक समस्या है, और सिर्फ समस्या की बात की गई है, लेखक ने कोई समाधान नहीं बताया है। ऐसे में समाधान की तलाश है। तो जो मनोविज्ञान हमारा है, जो हमारे ऊपर काम करता है, वही मनोविज्ञान हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे विषय विचार समझ लो कि लेखक ने किसकी बात की है। तो लेखक ने भारत में कुपोषण की समस्या और उसके प्रभाव की बात की है। बहुत सामान्य, बहुत आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अब इस बारे में लेखक ने क्या बात की है? तो बात की है कि कुपोषण बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण है और इससे उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता भी घट जाती है। तो हमने परिच्छेद में देखा कि लास्ट में ये लिखा हुआ था कि कुपोषित बच्चे बच्चे जो होते हैं उनको क्या नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ। तो हमें निहितार्थ वगैरह नहीं जानना है, उससे आंसर आता भी नहीं है, इस बात को मैंने साबित कर दिया और हर एक लेक्चर में ये बात बार 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 प्रूफ होगी। अब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या कहा गया है। कहा गया कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। अब ये बताओ कि अगर पीडीएस प्रणाली को केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी तो क्या उससे कुपोषण कम हो सकता है क्या? क्या इस ये जो बात कही गई है, जो समाधान दिया गया, क्या इससे कुपोषण कम होगा? क्या ये कुपोषण का समाधान है?
तो आप सभी को पता है कि पीडीएस के मॉनिटर करने से, अगर पीडीएस को मॉनिटर किया जाए तो उससे कुपोषण कैसे कम होगा? ये कुपोषण का समाधान नहीं है, तो ये गलत है। अब दूसरा देखो, बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कम उम्र में अगर विवाह होता है और डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे में कुपोषण की संभावना ज्यादा होती है, ये आप जानते हो। ये है नॉलेज। यहाँ पर आपको नॉलेज का इस्तेमाल करना है, विश्लेषण में नहीं। विश्लेषण में हमने क्या जाना कि परिच्छेद में सिर्फ और सिर्फ समस्या दी गई है, तो उसके जितने भी समाधान दिए गए होंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, जो जो उस समस्या का समाधान होगा वो सभी सही होंगे। ये था विश्लेषण। अब नॉलेज के आधार पे हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ये समाधान है कि नहीं कुपोषण का, और ये है या नहीं है। तो पहला नंबर कुपोषण का समाधान नहीं था तो वो गलत हो गया, लेकिन दूसरा नंबर कुपोषण का समाधान है, इससे कुपोषण कम होगा, तो ये ठीक है। तीसरा देखते हैं, जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे भी कुपोषण कम होगा, आप लोगों को पता ही है। ये नॉलेज का उपयोग, तो ये भी सही है। चौथा देखिए, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, इससे भी कुपोषण कम होगा। यह भी कुपोषण को कम करने का या कुपोषण को दूर करने का एक समाधान प्रस्तुत करता है, यह भी एक समाधान है, भी सही होगा। पांचवा देख लेते हैं, प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए, तो इससे भी कुपोषण कम होगा। ठीक है, तो यह भी कुपोषण का एक समाधान है। तो देखो, 2, 4, 2, 3, 4 और 5, ये चारों ही स्टेटमेंट कुपोषण का समाधान है, कुपोषण का समाधान प्रस्तुत करता है, इसलिए चारों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2, 3, 4 और 5। अब आपको समझ में आया कि विश्लेषण जो करना है वो बिना इंफॉर्मेशन के करना है, भाषा के आधार पे करना है, और नॉलेज या इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए कि नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ होगा। विश्लेषण भाषा के आधार पर करनी है, भाषा के आधार पर विश्लेषण करने से ही हमें मनोविज्ञान का पता चला कि हमारा मनोविज्ञान क्या होता है किसी समस्या को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं आपको समस्या के ही बारे में, जब इसकी बात हुई तो, और आगे इसके कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाएंगे। जो समस्याएं होती हैं हमारी, वो दो किस्म की होती हैं। पहला, कि जिसका समाधान हमारे पास होता है, दूसरा जिसका समाधान हमारे पास नहीं होता। ये दूसरे किस्म की समस्या है कि कुपोषण की सिर्फ समस्या की बात की गई है, उसका कोई समाधान नहीं बताया गया है। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास समाधान ना हो, तो उस कंडीशन में हम सारे ही समाधान का, संभावित समाधान का स्वागत करते हैं। तो इसलिए ये जितने भी समाधान हैं, जो 2, 3, 4, 5 में, हमने सभी का स्वागत किया, इसलिए सभी क्या है? सही है। अब देख रहे हो आंसर कहाँ से आ रहा है? आंसर यहाँ से आ रहा है, ना कि निहितार्थ से, टेल एंड वर्ड से आंसर नहीं आ रहा है, उससे आएगा भी नहीं, आज तक नहीं आया। और इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन परिच्छेद अधिकांश स्टूडेंट का कमजोर ही रह गया है, वो कभी समझ ही नहीं पाए इस चीज कि जो वो टिक कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। अब जब आप इस तरह से विश्लेषण करोगे ना, तो आपने भी आंसर टिक किया। अब ऐसा नहीं कि अगले साल यूपीएससी इसको चेंज कर देगी, नहीं करेगी। यूपीएससी थोड़ी ना पागल है, पागल तो हम लोग हैं। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। देखो, पिछले परिच्छेद में एक बात और समझ में आई है, आपको ध्यान रखना, चाहो तो नोट कर लो। ये जो फिर भी वर्ड है ना, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, यद्यपि, तथापि, जब इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो बात कह रहे होते हैं ना, वही होता है मुख्य विचार। आप अपने बातचीत पे ध्यान देना, आप दूसरों की बातचीत पे ध्यान देना, अब से जरूर ध्यान देना। देखना कि आप भी जब बोलते हो ना, तो लेकिन या किंतु परंतु जब इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद जो आप बात बोल रहे होते हो, एक्चुअली में वही बात आप सामने वाले को बताना चाह रहे हो। तो एक और परिच्छेद लेते हैं। देखो, विश्लेषण में क्या है ना, कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास विश्लेषण के, ये तो समस्या पे एक बात बताई, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको और आप पढ़ लोगे और याद कर लोगे, नहीं। हम इसको कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ही करेंगे। जैसे जैसे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन हमारे सामने आएंगे, मैं वहाँ पे आपको बताता जाऊंगा, और आप अपने दैनिक जीवन पे ध्यान दे करके उसको जस्टिफाई कर लेना कि हाँ, सर ने जो बात बताई वो सही है भी या नहीं। होगी, 100% होगी। इसमें देखते हैं।
पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो पर्यावरणीय समस्या होती है उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ पे एक समस्या भी बताई गई है, लेखक ने एक समस्या भी बताई और समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी बताया, लेकिन पिछले परिच्छेद में समाधान नहीं था, सिर्फ समस्या थी। ठीक है। तो ये जो परिच्छेद है इसमें समस्या भी है और साथ में लेखक समाधान भी बता रहा है। आगे कह रहा है किंतु, अब सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि इसके बाद जो लेखक बात कह रहा है ना, वही लेखक का मुख्य विचार है। ठीक है। हो सकता है कि एक ही परिच्छेद में किंतु 2 बार 3 बार 4 बार आ जाए, तो किंतु के बाद जो लेखक ने बात कही उस पर ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेखक ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्या जन्म लेती है। ठीक है भाई, जन्म लेती है। और उसके बाद उसका समाधान भी दे दिया कि जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव से इस समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक। अब कह रहा है किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव है। कौन से विचार को? अब देखो, उस इस टाइप के जो वर्ड्स यूज होंगे ना, तो यहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है। ये इस तो जिसकी बात हो रही है ना, जस्ट पहले जिसकी बात हो रही है उसी को संबोधित कर रहा है ये, इस विचार को। तो विचार क्या है? जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव लाने का विचार, इसके बारे में, इसी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस विचार। तो इस विचार को अपनाना लगभग असंभव है। अब देखो, इस 4 लाइन में कितनी बातें कही गई। पहली बात कि एक समस्या बताया गया, दूसरी बात कि उस समस्या का समाधान बताया गया, और तीसरी बात यह भी बताया गया कि जो समाधान है ना वो अपनाना लगभग असंभव है। मतलब समस्या को आने से रोकना लगभग असंभव है। आगे की बात हम करते हैं, पहले इतने को ही समझ जाते हैं। देखो, अब यहाँ पे समझो कि भाषा के आधार पे हम विश्लेषण कर रहे हैं। लेखक एक समस्या बता रहा है, समस्या के साथ उसका समाधान भी बता रहा है, और साथ में यह भी कह रहा है कि यह समाधान ना अपनाना लगभग असंभव है। मतलब कि समस्या आने से रोकना, उसको ना आने देना लगभग असंभव है। तो आप ये बताओ कि जब समस्या को आप रोक नहीं पाओगे, समस्या आएगी ही आएगी, तो क्या उपाय बच जाता है आपके पास? उपाय फिर यही बच जाता है कि समस्या आ रही है, आने दो, जितना वो आते जाएगी हम उसका निदान करते जाएंगे। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने लगभग सभी ने देखा होगा कि बारिश के समय में बहुत जगह घरों में या दुकान में पानी घुसना शुरू हो जाता है। तो पहले तो हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर बारिश और तेज होती जाए और तेज होती जाए और लंबे समय तक होते जाए, तो बारिश का पानी जो घर या दुकान में आ रहा है उसको रोकना लगभग असंभव हो जाता है। क्योंकि आप तुरंत में कोई कंक्रीट का दीवार तो नहीं खड़ा कर सकते ना ऐसे समय में। तो आपने देखा होगा कि एक तरफ से पानी घर या दुकान में घुस रहा है, तो कुछ लोग एक तरफ से उस पानी को निकाल भी रहे हैं। तो समस्या को तो नहीं रोक सकते आने से, लेकिन उसका निदान तो किया जा सकता है ना। तो ये है यहाँ पर मनोविज्ञान। भाषा के माध्यम से हमें यह बात समझ में आई। ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ना कि इस विचार को अपनाना लगभग असंभव है। तो आगे यह जरूर बताएगा कि आखिर ये लगभग असंभव क्यों है, आखिर लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि इस विचार को अपनाना लगभग असंभव है। तो बस उसी को वो बताएगा, और क्या ही बता सकता है वो। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि लेखक आगे या कॉम्प्रिहेंशन में आगे क्या लिखा गया है। देखो, पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। एक कारण बताया इसने, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है कि समाधान को अपनाना लगभग असंभव है। तो क्यों? तो उस क्यों के लिए एक कारण इस दिया है कि भाई पर्यावरण समस्याओं के संदर्भ में क्या होता है कि जो व्यक्तिगत प्रयास होता है उसको अपनाना लगभग जो है नगण्य होता है उसका प्रभाव। इसलिए लोग धीरे धीरे जड़ता की ओर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक ऐसे बस्ती में, ऐसे गांव में रह रहे हो जहाँ 100 घर है, और बीच में एक कुछ प्लॉट खाली हैं जहाँ पे लोग कूड़े डालते हैं। दिल्ली में तो ये आम बात है ना, कि अगल बगल का जो प्लॉट खाली है लोग वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। तो 100 के 100 घर, आपका भी घर उसी में है, सब वहीं कूड़ा डालते थे।
अब आप थोड़ा पढ़ लिख गए और पर्यावरण के प्रति आप थोड़ा अवेयर हो गए, तो आपने सोचा कि नहीं, मैं नहीं डालूंगा या मैं नहीं डालूंगी यहाँ पर कूड़ा। तो कहाँ डालेंगे कूड़ा? अपने बस्ती या गांव के बाहर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या किया कि आपके घर में एक पॉलीथीन कूड़ा हर दिन हो रहा है और आप उस कूड़े को लेकर के आप गांव के बाहर या बस्ती के बाहर जाकर डंप कर दे रहे हैं। लेकिन बाकी 99 लोग उसी जगह कूड़ा डाल रहे हैं। अब आप 1 महीने किए, 2 महीने किए, 3 महीने किए, आपने देखा यार मेरे अकेले के करने से कुछ तो हो नहीं रहा, पॉल्यूशन तो उतना ही है और वो बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे आप सोचेंगे कि यार मेरे एक से क्या हो जाएगा, मैं क्यों फिर इतना मेहनत करूं, चलो मैं भी यहीं कूड़ा डालना शुरू। तो आप जड़ता की ओर। तो पर्यावरण के मामले में लोग इसी तरह से व्यक्तिगत प्रयास जब नगण्य प्रभाव वाले साबित होते हैं तो वो जड़ता की ओर। इसलिए कह रहा है कि जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव लाना लगभग असंभव है, जबकि यही समाधान बताया लेखक ने। आगे देखते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य। अब पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात किया है तो चलो पर्यावरण की बात हो गई कि क्यों भाई नहीं अपना सकते। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता दिखाई देती है। स्वास्थ्य के मामले में भी यही है कि व्यक्तिगत अगर विकल्प का चयन करते हैं तो जीवन और मृत्यु का फर्क ला सकती है ये। तो यहाँ भी सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखती है। ठीक है, यही बात कह रहा है। बहुत ज्यादा गहराई में समझने की जरूरत नहीं है। समझ ये आ गया कि पर्यावरण के संदर्भ में भी व्यक्तिगत प्रयास नगण्य साबित होते हैं और स्वास्थ्य के संदर्भ में ही भी व्यक्तिगत प्रयास जो है जीवन और मृत्यु का फर्क ला सकता है, इसलिए वहां भी जड़ता आ जाती है। इसी वजह से लेखक ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि इस विचार को अपनाना लगभग असंभव है। तो आपने देखा यहाँ पर भी जो हम समझ पाए, विश्लेषण कर पाए, वो भाषा के आधार पे किया है, ना कि किसी इंफॉर्मेशन के आधार। अब इस चीज को समझने के लिए पर्यावरण का कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतर हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने जो विश्लेषण किया भाषा के आधार पर। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि पर्यावरण में जो व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले होते हैं, प्रतीत होते हैं और जड़ता की ओर चले जाते हैं, ये तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन ये स्वास्थ्य वाला जो है ना 3 लाइन, ये अभी भी क्लियर आपके माइंड में नहीं। आप पढ़ के देख लेना, शायद 2 4 बार पढ़ो तो शायद पूरी तरह से क्लियर हो जाओ। लेकिन यह तो पता चल गया ना हमें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वही होता है, व्यक्तिगत प्रयास नगण्य साबित हो जाते हैं, उसके परिणाम नगण्य साबित हो जाते हैं और इसलिए जड़ता की ओर चले जाते हैं। हो गया ना, क्लैरिटी आ गई ना भाषा से। ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन के आधार पे करोगे तो इसका मीनिंग ही जानते रह जाओगे, मीनिंग नहीं जान पाओगे और लेखक के विचार तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अब देखो, अब हम यहाँ समझ गए कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो विषय क्या है? विषय है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध क्या है, और विचार क्या है कि जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव लाना लगभग असंभव है। लेखक यही बता रहा है, जीवन शैली में सारगर्भित बदलाव लाना लगभग असंभव है। मतलब कि जो समस्या परिच्छेद में बताई गई है उसका समाधान करना लगभग असंभव है। तो जब हम समाधान, जब लगभग असंभव हो जाता है या समस्या को जब हम आने से रोक नहीं पाते, तो हमें निदान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। निदान पर ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत पड़ सकती है, निदान पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यही विचार है। अब देखो, यहाँ पूछा गया पूर्व धारणा, हमें कोई मतलब नहीं, हम बस विचार को ढूंढेंगे, इस विचार को ढूंढेंगे। और यहाँ देखो कॉम्प्रिहेंशन में यह विचार जो आया ना किंतु के बाद आया, और पूरा कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ जाएगा। किंतु के बाद आया, तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना है, ना कि पूर्व धारणा क्या होता है, संदेश क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके आंसर कैसे निकालने, स्कीमिंग और स्कैनिंग, कुछ नहीं करना। जितनी भी धारणाएं आज तक आपने जानी सीखी परिच्छेद के मामले में, वो लगभग सारे ही धारणाएं परिच्छेद के संदर्भ में गलत हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको यही सही है, और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ इसलिए सही है, मेरी दही है इसलिए मैं इसको खट्टा नहीं कर रहा, नहीं। मैं जो बता रहा हूँ वो आप जानते हो, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा, वो आप जानते हो, अपने दैनिक जीवन में रोज ही उपयोग करते हो। इसलिए आपको भी पता है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा अप्रोच है, जो मैंने डेवलप किया, वो सही है।
तो हम इसे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही, लेखक यही कह रहा है ना, समाधान को अपनाना लगभग असंभव है। तो जब हम उस समाधान को अपना नहीं सकते, मतलब समस्या को आने से रोक नहीं सकते, तो हम निदान तो कर ही सकते हैं ना। जैसे कोविड आया, कोविड को आने से हम नहीं रोक पा रहे थे, तो हमने निदान अपनाया, मास्क पहना, है ना, सामाजिक दूरी रखी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आवागमन था उसको बंद कर दिया और वैक्सीन बनाया। ये निदान था। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस की एक कोई फैक्ट्री थी, हमने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया, नहीं, उसको आने से हम रोक नहीं पा रहे थे, तो उससे सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा के उपाय हम करने लग गए, और आज हम काफी हद तक कोरोना पे विजय पा चुके हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से सॉल्व हो रहा है, आपके दैनिक जीवन से सॉल्व हो रहा है, आपके मनोविज्ञान से सॉल्व हो रहा है, और आपकी भाषा की समझ से बाकी भी देख लेते हैं कि क्या वही विचार और भी कहीं है। अगर यही विचार जो लेखक का है, अगर यह विचार किसी दूसरे विकल्प में भी है, तो वो भी सही होगा, वो भी सही होगा। लेकिन ध्यान रखो, लेखक के विचार के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं हो। अगर लेखक का विचार भी है और साथ में कोई दूसरा विचार भी है, तो वो गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ लेखक का ही विचार होना है, जो कि इसमें है। अब देखते हैं और में है क्या। हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है, नहीं, ये लेखक का विचार नहीं है। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है, भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान ना दे, नहीं, यहाँ पर भी लेखक का यह विचार नहीं है। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने की कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए, नहीं, ये भी लेखक का विचार नहीं है। अब देखो, यहाँ पे हम भाषा के आधार पर विश्लेषण किए तो हम लेखक का विचार समझ पाए, जो लेखक का विचार वास्तव में है। अगर हम नॉलेज के आधार पर विश्लेषण करेंगे ना, तो आप सबसे पहले इसे ही काटोगे, जो सही आंसर है इसका। और आप हो सकता है कि डी को देख लो, या हो सकता है कि सी को देख लो। नॉलेज के आधार पर अगर विश्लेषण करोगे तो आपका उत्तर जो है गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और आज तक हम यही करते आए हैं, नॉलेज के आधार पर विश्लेषण। इसलिए क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि आपके आधार नॉलेज के आधार पे डी इसका सही आंसर आ रहा है, और डी सही आंसर है, इसके लिए आपने 2 तर्क दे दिए, 3 तर्क दे दिए, तो आपको लगा कि ये सर्वाधिक तार्किक लग रहा है, जैसे कि प्रश्न में लिखा जाता है ना, जैसे सर्वाधिक तार्किक। लेकिन 1 साल के बाद यूपीएससी कुछ और आंसर दे देगा। तो फिर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना, एक धारणा बनी, वो ये कि कॉम्प्रिहेंशन के उत्तर वैरी करते हैं। शिक्षकों ने यही धारणा बनाई और आप तक पहुंचाई। ये धारणा गलत है। कॉम्प्रिहेंशन के उत्तर वैरी नहीं करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के उत्तर वैरी इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी धारणा ही गलत है, आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है, आपका मेथड गलत है। आप सूचनाओं के आधार पे, इंफॉर्मेशन के आधार पे विश्लेषण करते हैं। अगर आप भाषा मनोविज्ञान को आधार बनाएं, क्योंकि भाषा से मनोविज्ञान का पता चलता है। मैंने आपको बताया कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, इससे मनोविज्ञान का, मानसिक स्थिति का, इससे संस्कृति का, इन सब का पता चलता है, इससे व्यवहार का पता चलता है। ठीक है, इसलिए हमें भाषा को पकड़ के रखना होगा, और इस पे हमारी पकड़ है, बस अवेयर नहीं है हम, तो अवेयर होना होगा। यहाँ पे देखो कि विचार एक ही में है, सिर्फ ए सही है, बाकी बी एक फैक्ट हो सकता है, सी एक फैक्ट हो सकता है, डी एक फैक्ट हो सकता है, बट ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चलेगी, और इस कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता दूं, ये 2021 का कॉम्प्रिहेंशन और आज तक का मोस्ट डिबेटेबल कॉम्प्रिहेंशन है। सबसे ज़्यादा विवादित कॉम्प्रिहेंशन है आज तक का। क्यों ये विवादित कॉम्प्रिहेंशन है? होता क्या है जनरली, कि जब सीसेट का पेपर हो जाता है तो उसके आंसर की भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से जारी होते हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थाएं आंसर की जारी करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के मामले में आप देखोगे 5-6 सबके लगभग गलत होते ही हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब इसका आंसर की आता है, तो टीचर फिर यूपीएससी के आंसर को जस्टिफाई कर देते हैं कि हाँ भाई, हमने जो सोचा वो भी तार्किक था, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ये वाला जो है ना सर्वाधिक तार्किक है, और देखो ये निकल के आ भी रहा है कॉम्प्रिहेंशन से। तो वो जस्टिफाई कर देते हैं यूपीएससी के आंसर की को। लेकिन अभी तक किसी टीचर ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इसके उत्तर को जस्टिफाई नहीं किया है। टीचर्स का मानना है, जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते हैं,
कि यूपीएससी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलती की है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो आंसर है ये है डी। यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है डी, लेकिन टीचर्स जो है वो मानते हैं कि इसका आंसर बी होगा, या कोई ए भी मान सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है बी, असत्य बोलने के संबंध में असहमति। या फिर कुछ यह भी मानते हैं कि असत्य बोलने के संबंध में सहमति, ए या बी। ज्यादातर मतलब बहुत सारे ए भी मानते हैं, कुछ बी भी मानते हैं, ऐसा है। लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर दे दिया 1 साल के बाद डी। अब आज तक कोई भी टीचर मेरे नॉलेज में, यूट्यूब पर भी तो नहीं है और वैसे भी नहीं है, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी यूट्यूब पर नहीं देख पाओगे, किसी ने भी डी को जस्टिफाई नहीं किया। इसका आंसर डी कैसे आया इस परिच्छेद का, किसी ने भी इसको जस्टिफाई नहीं किया अभी तक, और वो मानते हैं कि यूपीएससी ने कुछ में गड़बड़ी की। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर डी कैसे होगा। और ये भी कोई नई बात मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको पता है, आप डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, पहले पढ़ते हैं इसको ढंग से। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। तो क्या कह रहा है लेखक कि अधिकांश लोग सहमत होंगे, किस बात से सहमत होंगे, कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ दें जहां पे सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। अगर ऐसी कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ दें तो बाकी जगह क्या है कि जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। ठीक है, अभी तक तो बहुत सामान्य लग रहा है आपको और समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखते हैं। यहां तक कि सर्वाधिक सत्यवादी लोग संभवतः बहुत सारे असत्य बोलते हैं जिन्हें अर्थ विषयक असत्य माना जा सकता है। यहाँ देखो सेमी कॉलम है, सेंटेंस पूरा हो गया है ना, सेंटेंस पूरा हो गया, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है। तो आगे लेखक ये कह रहा है कि जो सर्वाधिक सत्यवादी लोग हैं ना, वो भी असत्य बोलते हैं और जानबूझकर बोलते हैं। उनके द्वारा बोला गया असत्य को क्या मान कहा गया है, अर्थ विषयक सिमेंटिक असत्य। जानबूझ करके वो असत्य बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने महाभारत में ये अगर देखा होगा तब भी जानते होंगे, पढ़ा होगा तब भी जानते होंगे कि युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर जानबूझ करके यहाँ पे सिमेंटिक असत्य बोल रहा था। युधिष्ठिर बोल रहा था अश्वत्थामा हाथी के बारे में, लेकिन युधिष्ठिर यह चाह रहा था कि सामने वाला समझे कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी नहीं, योद्धा अश्वत्थामा मारा गया। तो ये सिमेंटिक था। ठीक है, जानबूझकर बोला गया असत्य। उनके बाद उनके शब्द प्रयोग में कुछ मात्रा में असत्य होता है जो कमोबेश सोचा समझा हो। ठीक है, तो यहाँ दो सेंटेंस में आपका परिच्छेद हो गया खत्म। और यहाँ पर यह कहा गया, पहले ही सेंटेंस में एक बात कही गई कि जानबूझकर असत्य बोलना गलत है, अधिकांश लोग यह मानते हैं। और शायद अगर कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ दें जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी तो जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। आगे बताया गया है कि जो सर्वाधिक सत्यवादी लोग हैं वो भी जानबूझ करके असत्य बोलते हैं, जिसको सिमेंटिक कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि विषय और विचार देख लो कि विषय क्या है, किसकी बात की गई है। तो विशेष परिस्थितियों में झूठ बोलने की नैतिकता पर विचार किया गया है। कहा गया है कि सामान्य अधिकांश मामलों में जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक बात। और यह भी कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में लोग ऐसा मानते भी हैं कि विशेष परिस्थितियों में जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी वहां असत्य बोला जा सकता है। तो यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में झूठ बोलने की नैतिकता पर विचार किया गया है। और क्या विचार किया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां सच बोलने से अधिक नुकसान हो सकता है, झूठ बोलने की नैतिक नैतिक मानने के संबंध में असहमति हो सकती है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, अच्छे अच्छे टीचर को समझ में नहीं आया है, आपको भी मुश्किल आएगी अभी समझ में। अब देखो इसका आंसर, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि कोई टैलेंट वर्ड्स नहीं है इसमें, पढ़ लो। इस परिच्छेद के प्रथम अंश में किस विचार का उल्लेख किया गया। प्रथम अंश में, प्रथम अंश का मतलब जो पहला सेंटेंस है वहां देखना है और फिर हमें यह पता करना है कि कौन सा विचार इसमें है। अब अगर आप इसको पढ़ोगे प्रथम अंश, तो प्रथम अंश है ये पहला सेंटेंस।
अब इसमें कौन सा विचार है, यही पूछा गया है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको यही समझ में आएगा कि जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी, वहां पर असत्य बोला जा सकता है। यही आपको समझ में आएगा। और जब आपको ये समझ में आएगा तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आप इसका आंसर करेंगे ए या बी। ज्यादातर लोग ए कर सकते हैं कि असत्य बोलने के संबंध में सहमति। असत्य बोलने के संबंध में कहा गया है ना, विशेष परिस्थिति। और जब आप कॉम्प्रिहेंशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर जोर दिया गया है, ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। आपका ध्यान यहीं जाएगा कि इस पे फोकस किया गया है, और सही में इस पे फोकस किया गया है। तो आपका उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा असत्य बोलने के संबंध में सहमति, कि कुछ विशेष परिस्थितियों में असत्य बोला जा सकता है। या फिर किसी का यह भी आ सकता है कि असत्य बोलने के संबंध में असहमति। लेकिन डी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जबकि यह बहुत ही आसान है। अब मैं आपको डी तक पहुंचाता हूं कि ये आंसर कैसे होगा कि सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध। देखो, यहां पर ना इंग्लिश में भी देख लो तो थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट टेलिंग डेलिब्रेट लाइज इज रॉन्ग। सीधा सीधा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ज्यादातर व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि जानबूझकर टेलिंग डेलिब्रेट लाइज इज रॉन्ग, जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। एक्सेप्ट परहैप्स, except perhaps in certain special situations where more harm will be done by telling the truth। इस सिचुएशन को छोड़कर अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। तो इंग्लिश में सीधा सीधा मीनिंग आ रहा है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब यहां देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ये शायद। ये जो शायद है ना, यही इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान दो, अपने डेली लाइफ में जब भी आप शायद का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब है कि जब आप किसी बात को लेकर के ना श्योर नहीं होते हो, तब आप शायद का इस्तेमाल। या फिर जहाँ पे असहमति होती है, वहाँ शायद का इस्तेमाल होता है। हाँ, शायद वो आया होगा, मतलब आप श्योर नहीं हो, असहमति है, पता नहीं आया हो भी या ना आया हो, है ना। कोई बोल रहा है अरे वो आया था, आपने कहा शायद वो आया होगा। अब आप दोनों के बीच असहमति हो गई इस बात को लेकर के कि वो आया था या नहीं। एक कह रहा है आया था, और आप कह रहे हो शायद आया होगा। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या कहा कि अधिकांश लोग सहमत होंगे कि शायद ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। इस परिस्थिति को छोड़कर तो अधिकांश लोग सहमत होंगे कि जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। तो जानबूझकर असत्य बोलना गलत है, इस पर तो अधिकांश लोग सहमत हैं। शायद लगाया गया इस विचार को लेकर के कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी वहां असत्य बोला जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के लोगों के बीच सहमति नहीं है, लोगों के बीच असहमति है। ये पता चल रहा है इस साइड वर्ड। इन लोगों के बीच इस कॉन्सेप्ट को लेकर के असहमति है। हो सकता है कि कुछ लोग मानते हो कि किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते होंगे कि विशेष परिस्थिति में जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होती है वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे डिबेट किस विचार को लेकर के है? डिबेट इस विचार को लेकर के है कि सत्य बोलने से होने वाली हानि, हानि होती है या नहीं होती, चाहे वह परिस्थिति कोई भी हो। तो डिबेट इस बात को लेकर के है, और इस बात को लेकर के डिबेट है, इसलिए लोगों के बीच क्या है? असहमति है। तो सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति, ये है इसका सही उत्तर, और यही है इसका सही एक्सप्लेनेशन, जो कि आज तक किसी भी शिक्षक ने, किसी भी टीचर ने नहीं दिया। आप यूट्यूब के गैलरी में जाकर के या किसी किताब में देख लो ना, बहुत सारे पब्लिकेशन की किताब है, वहां जाके देख लो कि अगर इसका सही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया, जो आपको समझ में आ गया, अगर वो किसी किताब में लिखा हो तो कहीं भी नहीं है। अगर अगर लिखा मिलेगा भी तो मेरे ही किताब में, जिसके लिए आपको इंतजार करना। तो ये देख लो।
आज तक का सबसे डिबेटेबल जो कॉम्प्रिहेंशन था वो कितना आसान है वास्तव वास्तव में। आपको यहाँ क्या जानना था? शायद। तो पहले याद कीजिए, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि हम विश्लेषण करेंगे भाषा के आधार पे, नॉलेज के आधार पे नहीं। भाषा के आधार पे आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लेखक के मनोविज्ञान का, उसके विचार का आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। अब देखते हैं और कोई कॉम्प्रिहेंशन है। हाँ है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशयों में अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं, जिसे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक स्टेटमेंट है कि भारत के बारे में, ये स्टेटमेंट है कि भारत के जो प्राधिकारी हैं वो मानसून ऋतु में जो जलाशय हैं हमारे, जो नदियों पे बांध बना करके बनाए गए हैं, उस पे अधिक से अधिकतम पानी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? तो उसके लिए बताया गया है कि गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में पानी का उपयोग हो सके, इसलिए वो अधिकतम जल इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। अब देखते हैं आगे क्या कहा जाए। मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार पड़ता है। अब लेखक आगे बता रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक बात को स्वीकार किया गया है। वो बात क्या है? कि मानसून ऋतु जब आने वाला हो ना, तो उससे पहले हमें जलाशयों में ना क्या करना होता है? एक निश्चित स्तर से नीचे जल बनाए रखना होता है। क्यों भाई? बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब बारिश होगी तो जगह होना चाहिए ना जलाशय में, ताकि जो बारिश हो रही है उसका पानी इकट्ठा हो सके। जगह ही नहीं होगा तो कैसे इकट्ठा होगा, है ना? तो एक जो है निचला स्तर बनाए रखा जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ऐसा क्यों करते हैं? देखो आगे वही बता रहा है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं? ये मानक है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरेक वर्षा जल के संचय के लिए जगह हो तथा जल को नियंत्रित रूप में छोड़ा भी जा सके। इसलिए क्या किया जाता है? जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए। और ये स्वीकार्य मानक है पूरे विश्व में, ताकि जब अतिरिक्त जल हो वर्षा ऋतु में, मानसून की ऋतु में, तो उसको, वो जल को होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए जलाशय में, उतना स्पेस उसमें होना चाहिए। और समय समय पर हम जो है, जो बांध में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको बीच बीच में छोड़ करके उसको नियंत्रित भी कर सके। ऐसा क्यों किया गया? सिंपली कि बांध टूटे ना, उस पर ज़्यादा दबाव ना बने। लेकिन भारत में स्थिति विपरीत है। भारत के प्राधिकारी क्या करते हैं? अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि भारत के जो प्राधिकारी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, आगे देखो। परंतु अब ये ध्यान रखो, परंतु इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद जो है वो मुख्य विचार है लेखक का। कह रहा है परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते। ठीक है, तो लेखक सीधा कह रहा है कि देखो जो वैश्विक मानक है हमारा ना, हमारे भारत के प्राधिकारी उसका उल्लंघन करते हैं। मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेखक क्यों कर रहे हैं अधिक से अधिक जल संचय, क्यों कर रहे हैं? ताकि सिंचाई और विद्युत उत्पादन हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन पे हमारी निर्भरता है, वो हमारे लिए अत्यावश्यक है। तभी तो हम वैश्विक मानक से हट करके अधिक से अधिक जल संचय करने का प्रयास करते हैं। ये कर रहे हैं किसके लिए? विद्युत के लिए, सिंचाई के लिए। इसका मतलब वो हमारे लिए नितांत आवश्यक है, और कोई दूसरी व्यवस्था हमारे पास उतनी बेहतरीन व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जब आप परंतु पर ध्यान देंगे तो ये रहा लेखक का विचार, सीधा सीधा। अब इसमें देखो विषय, मतलब किसकी बात की गई? तो भारत में मानसून के दौरान जलाशयों में जल स्तर प्रबंधन की बात की गई, है ना? हमने यही देखा। और इस जल स्तर प्रबंधन के बारे में क्या बात की गई? कि अधिकतम जल संचय करने की प्रवृत्ति से जल संचयन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। लेखक ये तो कह रहा है। इसलिए तो वैश्विक मानक बनाया गया है कि निचले स्तर पर रखा जाता है। पर्याप्त जगह नहीं बचती और पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक। अब ये विचार आप ढूंढो कहाँ है, देखते हैं। पूर्व धारणा पूछा गया जिससे हमें कोई लेना देना। पहला,
जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाली भारी जोखिम जल शक्ति परियोजना पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। बिल्कुल यही बात तो लेखक कह रहा है। आखिर हम इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हैं, जब वैश्विक मानक बना हुआ है कि निचले स्तर पे हमें रखना है ताकि वर्षा ऋतु के दौरान, मानसून के दौरान हम अतिरिक्त जल का संचय कर पाएं और नियंत्रित तरीके से जल को छोड़ पाएं। इसका हम उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंचाई और जल विद्युत पे हमारी निर्भरता है। यही बात तो है पहले में, तो ये सही है लेखक का विचार इसमें। दूसरा, बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यही तो बात कह रहा है कि बांधों का जो संग्रहण क्षमता है उसका मानसून के ऋतु के पूर्व और उसके दौरान, दोनों बात कही गई परिच्छेद में कि पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम तो करते हैं। हाँ, हम करते हैं, तो ये लेखक का विचार है, ये बिल्कुल सही है। आगे, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। बिल्कुल कम करके आंका गया है, तभी तो हम वैश्विक मानक का उल्लंघन कर रहे हैं। बांध की अपनी एक भूमिका होती है और उसके लिए एक वैश्विक मानक बना हुआ है, जो कि मैं नॉलेज के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, ये सारी बातें कॉम्प्रिहेंशन में लिखी गई हैं, है ना? और उसका हम उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम बांधों की भूमिका को कम करके आंक रहे हैं, यही तो लेखक कह रहा है कि हम बांधों की भूमिका को कम करके आंक रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो एक ही विचार को जाने और वो विचार जिस जिस में है वो सभी सही है। पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आज जो हम समझे इस लेक्चर में, हम यह समझे कि विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉम्प्रिहेंशन का। जब हम ठीक से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें विश्लेषण ही करना होता है। तो विश्लेषण का आधार क्या होगा? भाषा, ना कि नॉलेज। किसी क्लास में मैं बताऊंगा कि ये जो विश्लेषण का आधार मैंने बताया, भाषा, नॉलेज नहीं, तो इसका आपके डेली लाइफ में क्या यूज़ है, आपके घर में क्या यूज़ है, आपके बिजनेस में क्या यूज़ है। वैसे अगर आप थोड़ा सा पर जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखोगे कि घर में जो है बहुत सारे झगड़े, खासकर महिलाओं के बीच, वो इसलिए है ना क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है। मान लो कि दो के बीच आपस में लड़ाई हुई, तो दोनों ने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रख ली। नेक्स्ट टाइम उन दोनों में से कोई एक, मान लो किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहा हो और पहला व्यक्ति दूर खड़ा होकर सुन रहा हो, तो वो ये सोच सकता है कि अरे ये मेरा ही शिकायत कर रहा है या मेरी ही शिकायत कर रही है ये। क्यों? ऐसा विश्लेषण क्यों किया? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है पहले से कि यह जो महिला है, यह जो व्यक्ति है, या यह जो लड़का है, इसने पूर्व में मेरे साथ ऐसा ही किया था। अभी वो ऐसी ही बात कर रहा है तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, मेरी शिकायत कर रहा है। और फिर ये मान के बैठ जाते हैं, उसके बाद बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर कुछ षड्यंत्र बनाने लगते हैं और झगड़ा का विस्तार होता जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नॉलेज के आधार पर विश्लेषण करते हैं। अगर हम भाषा के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर विश्लेषण करें तो घर के झगड़े भी सुलझाए जा सकते हैं, या फिर घर में झगड़ा तो उत्पन्न ही नहीं होगा। उसी तरह से बिजनेस में भी है, वहां भी एक सिचुएशन होता है। अगर आप ठीक ठीक विश्लेषण करोगे तो आप ठीक ठीक समझ पाओगे उस सिचुएशन को और ठीक ठीक निर्णय ले पाओगे। ठीक है? ऐसे विश्लेषण में बहुत सारे बिंदु हैं, इस पर हम आगे जैसे जैसे कॉम्प्रिहेंशन में बढ़ते जाएंगे उन सभी बिंदुओं को भी मैं रिवील करता जाऊँ, और वो आपके डेली लाइफ से जुड़ा है, इसलिए आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है? तो आज का क्लास हम यहीं छोड़ते हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास था, और आगे अब हम विश्लेषण पर ही बात करेंगे और छोटे छोटे ही वीडियोज़ आएंगे, और हम उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिच्छेद को लेकर के हम वहाँ पे देखेंगे विश्लेषण, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जो आपके जीवन के लिए नया तो होगा, लेकिन आप डेली लाइफ में उसको रोज करते होंगे, इसलिए आपको याद करने की। ठीक है? तब तक के लिए